दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। हम लोग भौतिक विज्ञान के सेट 2 2023 का सलूशन देख रहे हैं। जो 2023 में पेपर हुआ सेट 2 उसका सलूशन, और इसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दी है और पार्ट 3 वीडियो अपलोड करना है आज। ठीक है, तो पार्ट 3 वीडियो के अंतर्गत देखिए कुछ क्वेश्चंस जो रह गए उनका सलूशन देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का क ख मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है। ग के आगे के क्वेश्चंस का सलूशन आज देखना है। तो देखिए पहला इसमें दे रखा है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें एमीटर द्वारा मापी गई, इसके द्वारा मापी गई धारा ज्ञात करना है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या लिखना है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ कॉपी में स्पष्ट लिखा गया है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हेडिंग किया गया है और इसमें लिखा गया है कि व्हीटस्टोन सेतु शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे भाई? शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात उनके प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है, परिपथ के मध्य में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो व्हीटस्टोन सेतु यही होता है। इसमें 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं, PQRS 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं और इसमें बीच वाले में एक गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं। ठीक, तो जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा अगर इनका अनुपात आपस में बराबर हो, यानी P/Q का मान R/S के मान के बराबर हो, तो इस बीच वाले में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। देखिए इसमें लिखा है P/Q = R/S। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिख भी रखा है कि उनके प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होता है और परिपथ के मध्य में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस भाग में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये तो पहला हो गया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। और देखिए इसी में ये प्रश्न दे रखा है। इस प्रश्न के अंदर बोल रखा है कि आप बताओ एमीटर में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो देखिए 20 ओम 20 ओम 20 ओम के 3 प्रतिरोध यहाँ पे हैं, 3 नीचे हैं और बीच में 10-10 ओम के 2 प्रतिरोध हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे सलूशन कैसे किया गया है इनका। देखिए इस चित्र को बनाया गया है, स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है 20 ओम, ये भी है 20 ओम, ये भी 20 ओम है और ये 10 ओम 10 ओम और नीचे 20 ओम 20 ओम 20 ओम है। और यहाँ पे देखिए ये 60 वोल्ट की बैटरी से नहीं जोड़ा गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है और इससे एक अमीटर कनेक्ट किया गया है। अमीटर में कितनी धारा जा रही है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अभी हमने ये देखा है कि P/Q/R/S हो तो बीच वाले में धारा नहीं जाती है। तो अगर हम इस वाले को अगर ढक लें इस तरीके से, है ना, और इन दोनों के संदर्भ में देखें केवल इसके, तो हम देखेंगे कि 20/20 तो 1/1 आ गया, ये भी 20/20 तो 1/1। तो अनुपात इनका कितना आया? 20/20 और 20/20 का अनुपात कितना आ गया? 1/1। तो इनका अनुपात आपस में बराबर है, अतः बीच वाले में विद्युत धारा नहीं जाएगी। इसी तरीके से लास्ट वाले दोनों को कंसिडर कीजिए, पहले को छोड़ दीजिए। तो ये 20 ये 20 और ये भी 20 ये भी 20, तो इनका भी रेशियो 1 और इनका भी रेशियो 1, तो है ना। तो ये कट के कितना आएंगे? 1-1। तो ये यहाँ भी P/Q और R/S का मान आपस में बराबर आएगा। तो इसमें भी बीच में प्रवाहित होने वाले इसमें 10 ओम में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो देखिए वही लिखा है यहाँ पर। अभी एक सेकंड, देखिए नीचे लिख रखा है कि व्हीटस्टोन के सिद्धांत के अनुसार 10 ओम, यहाँ पे लिखा है ना 10 ओम। फिर उसके बाद देखिए लिखा है व्हीटस्टोन के सिद्धांत के अनुसार 10 ओम व 10 ओम के, मतलब इसमें और इसमें 10 ओम व 10 ओम के दोनों प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक, जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसको और इसको हटा दीजिए। तो इन दोनों को आप हटा देंगे तो देखिए बीच में जो था रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे एक जुड़ा था और एक यहाँ पे जुड़ा था, तो हमने रेजिस्टेंस हटा दिया यहाँ का। तो ये ऊपर कितना रहा? 20 और यहाँ पे 20 रहा। ठीक है, अब नीचे वही देखिए आपका 60 वोल्ट है और एक अमीटर से इसको कनेक्ट किया गया है। अमीटर की धारा हमको निकालनी है। देखिए इसी परिपथ को अगर हम थोड़ा सा मोड़ दें तो इस तरीके से हो जाएगा कुछ। ये 20 20 20 तीनों जोड़ दें अगर हम 20 20 20 तो कितने के बनेंगे? 60,
क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को ऐसे ही जोड़ लेते तो ये आ जाता है 60 ओम। ऐसे इन तीनों को भी ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा, इसका भी मान आ जाएगा 60 ओम, है ना। और ये इसमें 60 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा गया है, तो इस एमीटर का रेजिस्टेंस हमको निकालना है। अब देखिए ये जो परिपथ बन रहा है, ये परिपथ, इसमें 60 और 60 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका पहले तो नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, कुल प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पर अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध लिखा गया है। कुल प्रतिरोध 1/R बराबर है किसके, 1/R1 प्लस 1/R2 के। तो 1/R बराबर R1 का मान भी 60 आया है, तो 1/60, R2 भी 60 है। देखिए यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/60 है ना। ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि हर समान है, तो हर 60 है तो 1 हो जाएगा 2, तो ये बच जाएगा 2/60, और 2 से 60 कट गया 30, है ना। 1/R का मान कितना है, 1/30, तो पलट दीजिए तो R का मान कितना आ जाएगा, 30, तो R बराबर आ गया 30 ओम। अब देखिए हमें निकालना है विद्युत धारा, है ना। तो एमीटर में धारा के लिए V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू होता है IR। V बराबर कितना होता है, V बराबर होता है IR। तो देखिए यहाँ पे V इक्वल टू IR, V की वैल्यू इसमें वोल्टता दे रखी है, यहाँ पे देखिए V का मान कितना दे रखा है, 60। तो आप यहाँ से उठा के इसकी वैल्यू 60 रख लीजिए, I को I रहने दीजिए, और रेजिस्टेंस जो आपने निकाला है 30, उसको यहाँ पर रख दीजिए। अब 30 को आप इधर भेजोगे तो 60/30 हो जाएगा, तो I बराबर कितना आएगा, 60/30, तो 30 से 60 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो विद्युत धारा आ जाएगी 2 एम्पियर। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 नहीं 3 ही मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको समझते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, इसमें 2 एम्पियर धारा और व्हीटस्टोन का सिद्धांत, ये दोनों हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए 3 चीजों का बोला है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, और इन तीनों के विषय में अगर आप लिखते हैं ऊर्जा बैंड के हिसाब से तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो एक बुक है, उसमें आप लोग शायद इसको पढ़ते भी होंगे बहुत ज्यादा, और इसमें दे रखा है स्पष्ट, तो मैं जानबूझ के देखा हूं कि वही चीजें आपको पूछना है, सेम टू सेम इसी को वापस लिखना था, तो मैं लिखा नहीं इसको, बस इसको नहीं लिखा हूं, बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए सॉल्व की गई हैं। इसको देख लीजिए, साफ साफ लिखा है यहाँ भी। ये चालक क्या होता है, देखिए वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके तथा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हों, चालक कहलाते हैं। ठीक, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, पारा इत्यादि। चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, इसलिए ताप बढ़ाने पर इनका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, जिससे चालकता इनकी क्या होती है, घटती है। अब देखिए जो चालन बैंड बोला था, ऊर्जा स्तर, तो ये चालक के कंडीशन में ये बनता है। ये ऊपर वाला आपका होता है चालन बैंड, ये होता है आपका सहसंयोजी बैंड, और बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये बहुत कम होता है चालकों में। ठीक है, इसमें चालन बैंड चौड़ा होता है, पूरा भरा होता है, और संयोजी बैंड भी होता है, और बीच का ये जो होता है, ये वर्जित ऊर्जा स्तर, इसका मान कम होता है चालक के कंडीशन में। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा बोला था अचालक, अचालक को भी बताना है भाई इसी के संदर्भ में। तो देखिए अचालक से संबंधित चित्र भी यहीं बना दिया गया है ना। नहीं, अचालक से संबंधित नहीं है, ये इसी ऊर्जा स्तर को यहाँ पर डिफाइन किया गया। अगर आपको चालक के रेफरेंस में चित्र बनाना हो तो आप ये वाला ही बनाएंगे। चालन बैंड बनाइए, फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल लिखिए, और Eg इक्वल टू 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखिए, और ये संयोजी बैंड लिखिए। ठीक है, चालक वाले केस में इसको बस बनाइए, इसको छोड़ दीजिए, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए अचालक। अचालक क्या होता है भाई, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश कठिनता से प्रवाहित होता है तथा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही आवेश का वाहन होते हैं, तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा उसमें आवेश वाहक ही नहीं उपस्थित होगा। तो जब आवेश का जिसमें वाहन नहीं हो पाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो वही बोला गया है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश कठिनता से प्रवाहित होते हैं तथा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं
अथवा कम संख्या में होते हैं अचालक कहलाते हैं। इन पदार्थों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दृढ़ता पूर्वक नाभिक से बंधे रहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिया है कि दृढ़ता पूर्वक नाभिक से बंधे रहते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत आवेशों का प्रवाह कठिनता से होता है। इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। उदाहरण इनके क्या है, लकड़ी है, बोनाइट है, कांच है, अभ्रक है ना। और देखिए यहाँ पे इसका चित्र देख लीजिए, चालन बैंड सबसे ऊपर है, संयोजी बैंड नीचे है और वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है ये चौड़ा होता है। चालक में यही वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होता है, लेकिन अचालक में ये बहुत चौड़ा होता है। आगे आते हैं अर्धचालक पर। अर्धचालक क्या होते हैं भाई, वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य होती है। यानी चालकों की तरह ये बहुत ज्यादा विद्युत का चालन भी नहीं करते हैं और अचालकों की तरह पूरे तरीके से विद्युत के कुचालक भी नहीं होते हैं, यानी विद्युत का चालन होता है ना। तो जब चालकता किसी भी पदार्थ की चालकों और अर्धचालकों के बीच हो जाए तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धचालक। अब देखिए इसमें बोला है कि अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण में दिया है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक हैं। ये पदार्थ न तो पूर्ण रूप से चालक ही होते हैं और न ही पूर्ण रूप से अचालक होते हैं। ठीक, आगे देखिए, ज्यादा बहुत इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 लाइन लिख दीजिए। अच्छा, एक खास बात है कि इनका अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो इनकी चालकता बढ़ती है। ये लिख देने लायक बात है कि यदि अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाए तो उनकी चालकता बढ़ जाती है। आगे देखिए, इस ऊपर वाले को चालन बैंड दिखाया गया है, नीचे वाले को संयोजी बैंड दिखाया गया है और बीच का ये वर्जित ऊर्जा अंतराल दिखाया गया है Eg। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर होता है। ठीक, तो 3 बताना था, चालक, अचालक, अर्धचालक, ये तीनों यहाँ पर क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, ये ग और घ तो हो गया है ना, ग और घ यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और उसके बाद देखिए अथवा करके दिया है तो ये तो स्टार मार्क्स कर दिया है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा अंग। इसमें क्या बोला है कि एक न्यूट्रॉन नाभिक का अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। किसकी किसकी, देखिए ड्यूट्रियन नाभिक का जो बंधन ऊर्जा होगा वो 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन। और अल्फा कण की जो बंधन ऊर्जा होगी प्रति न्यूक्लियन वो कितनी होगी, 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस अभिक्रिया में Q का मान निकालना है 2। देखिए 2,1H2 यानी ड्यूटेरियम है ये, न्यूट्रॉन। और ये बन रहा है हीलियम नाभिक, 2He4 क्या है, हीलियम नाभिक। और यहाँ पे ऊर्जा जो बन रही है उसी को निकालना है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं इसको भी, 3 मार्क्स का ये भी पूछ रखा है। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रखा है इसको। यहाँ पे लिखा है कि एक 1H2 ड्यूट्रॉन जो है, 1H2 किसको बोलते हैं, ड्यूट्रॉन को। एक ड्यूट्रॉन नाभिक को तोड़ने में लगी ऊर्जा, तो देखिए इसमें न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 गुणे, अब प्रति न्यूक्लियन उसमें दे रखा था आपको क्वेश्चन पेपर में कि जो ड्यूट्रॉन होते हैं इसमें देखिए प्रति न्यूक्लियन तोड़ने में इनके लिए एनर्जी कितनी लगती है भाई, यहाँ पर दे रखा है 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, नीचे दिखाई दिया आप लोगों को। अब देखिए 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना दिया है प्रति न्यूक्लियन, है ना। तो इसमें है कितने, 2 न्यूक्लियन है और एक का दिया है 1.25, तो 2 में अगर आप 1.25 का गुणा करोगे तो 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, तथा अल्फा कण 2He4 की बंधन ऊर्जा, इसमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है कि किस क्या चीज, अल्फा कण 2He4 की, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, तो अब वही समीकरण लिख लीजिए, 2 और 1H2 और 2He4 और ये Q, ये ऊर्जा है, इसकी मात्रा में निकालनी है। और ये हीलियम जो है ये अल्फा कण है और इसी क्वेश्चन को या इस समीकरण को आपको पेपर में दे रखा है, इससे आपको Q का मान निकालना है।
आसान है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 ही रखिए, और 1H2 ड्यूटेरियम के एक नाभिक को तोड़ने में लगी ऊर्जा का मान कितना निकाले हम लोग, 2.5, तो यहाँ पर 2.5 रख दीजिए। ठीक है, तो 2 इंटू 2.5 हो गया। अब बीच में एरो है तो इक्वल कर दीजिए, और यहाँ पे न्यूक्लियन कितने हैं, 4 हैं, तो हमने लिख दिया 4। और अल्फा कण की एक न्यूक्लियन तोड़ने में एनर्जी कितनी लगती है, 7.4, तो हम इनटू कर दे रहे हैं, 4 में गुणा कर रहे हैं किसका, 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना। अब प्लस यहाँ पे क्यू आवेश आ जाएगा। आगे देखिए, ये 25 दूना 50 होगा और एक अंक पर दशमलव लग जाएगा तो 5 आ जाएगा, बराबर अगर इसका गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा, 29.6। ठीक है, 29.6 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्यू आ जाएगा। अब 29.6 है, इसको इधर भेज दीजिए तो ये माइनस 29.6 आएगा, है ना। तो ये देखिए क्यू को इसीलिए हमने यहाँ लिख लिया और इस 29 को इधर भेज दिया तो माइनस 29.6, और जो 5 है यहीं रहा तो 5 क्या है, पॉजिटिव। 29 से 5 निकालेंगे आप तो कितना आएगा, Q इक्वल टू माइनस 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ऊर्जा कितनी भाई मिल रही है हम लोगों को, Q मिल रहा है 2.4 माइनस 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। आगे बढ़ा जाए। अच्छा सवाल है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख रखा है कि आंशिक परावैद्युत पदार्थ, यहाँ देखिए, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये बात मेन है कि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, है ना। कब, जब उनके दोनों प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पदार्थ भरा हो, उस समय हमें समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है, और उसके बाद ये न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आइए इन्हें करते हैं एक एक करके। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो बोला है कि आंशिक परावैद्युतांक पदार्थ से भरे समांतर पट्टी संधारित्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग तो वही किया गया है क्लास 6 का, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए देखिए, उसके बाद ये लिख लेंगे, ये कोचिंग का ही है मेरे, तो मैं यहीं से करा देता हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें दिया है कि माना संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल a है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। ठीक, संधारित्र के प्लेटों पर आवेश प्लस Q तथा माइनस Q है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे प्लेट तो यहाँ पर बना ही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बना रखा है, ये 2 प्लेट है, एक x और एक y। इन प्लेटों का क्षेत्रफल a है और इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, d है, और इसके बीच में आंशिक परावैद्युतांक भरा हुआ है। ठीक, 2 प्लेट हैं ये, एक प्लेट x है, एक प्लेट y है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है, पृष्ठीय घनत्व कितना है, सिग्मा है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। तो आपको हेडिंग वाई करना है, फिर ये बना लेना है आपको चित्र, और चित्र बनाने के बाद फिर ये डेरिवेशन आपको समझा दे रहे हैं, ये आप लिख लोगे। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि माना संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, जो कि अभी आपने देखा उसमें बनाया था, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। संधारित्र के प्लेटों पर आवेश प्लस Q तथा माइनस Q है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, कि मतलब कि A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, और Q क्या है, आवेश। तो सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, तो सिग्मा की जगह Q बटे A रख दिया गया, और एप्सिलॉन नॉट ये था तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ रह गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से आता है ये कि E इक्वल टू होता है V अपॉन डी। डी ये डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच का, ये वोल्टता है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट से आता है। तो देखिए जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपॉन 1 करके, तो V नॉट का 1 में होगा तो ये V नॉट आएगा, और E नॉट का D में होगा तो E नॉट D आ जाएगा। ठीक,
तो उसके बाद देखिए V नॉट इक्वल टू ये E नॉट डी है, और E नॉट का वैल्यू आप यहाँ पे देखिए कितना निकाले हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो E की जगह यहाँ पर रख दीजिए वही Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, जो यहाँ पे है वही सेम टू सेम यहाँ रख दीजिए E का मान, और ये साथ में D है तो D आ गया यहाँ पर। ठीक, अब देखिए संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बटे V नॉट। तो C इक्वल टू हो गया Q, अच्छा V नॉट अभी आपने सॉल्व करके निकाला इतना, V नॉट इक्वल टू कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट AD। तो ये तो Q था, और V की जगह आप क्या रखेंगे, ये रख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ V पे यही रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और A और D, है ना। तो Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर वाला Q इस नीचे वाले V की जगह पे आप ये रखेंगे ना, ये नीचे, तो ये Q नीचे आएगा यहाँ, तो Q से ये Q कट जाएगा, और ये D अंश में रह जाएगा, यानी ऊपर यहाँ पे D बस बचेगा, और एप्सिलॉन नॉट A उसके भी नीचे आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ गया एप्सिलॉन नॉट A, और ये D जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, ये पलट जाएगा और Q से Q कट जाएगा ये, और ये पलट जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A आ गया ऊपर और ये D नीचे। यहाँ से संधारित्र का कैपेसिटेंस मिल गया। ठीक, आगे देखिए, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K है, दोनों प्लेटों के बीच बोला है कि आंशिक परावैद्युतांक भरा होना चाहिए, तो वही यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत K है, तब परावैद्युत ध्रुवण के कारण परावैद्युत के भीतर नेट वैद्युत क्षेत्र E का मान घट जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, E नॉट बटे K। किसके कारण हो रहा है, ये परावैद्युत के कारण हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट बटे K हो जाएगा, E नॉट बटे K हो जाता है, अर्थात E इक्वल टू E नॉट अपॉन K। ठीक है, और E नॉट की वैल्यू सबसे ऊपर आप लोगों ने डिराइव की थी, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे E नॉट इक्वल टू क्या निकाला था आपने, E नॉट की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पे E नॉट की जगह वही रखिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और ये K है तो साथ में K आ गया। ठीक है, यहाँ से K आ गया, और E का मान कितना था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये बन गया E। अब आगे देखिए, यदि प्लेटों के बीच विभव V हो, तो वही E बराबर हो जाएगा V बाई डी पोटेंशियल ग्रेडियंट से, और इसके बटाई करके गुणा करेंगे तो V का एक में आ जाएगा V, और E का D में आ जाएगा, तो V इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए ये E इक्वल टू V बाई डी है ना, तो इसके अपन 1 करके तो ये मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, तो V का 1 में आ जाएगा V, और E का D में आ जाएगा ED। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ED। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू ED। तो अगले पेज पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे V इक्वल टू ED। अभी E का मान जस्ट पीछे आपने निकाला है Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, है ना, और ये D है तो यहाँ पे D रह गया। उसके बाद देखिए, अतः संधारित्र की धारिता C के बराबर होती है Q बाई V। कब C के कब है, जब इसमें परावैद्युत भर दिया गया है तब ये C के हो गया। ठीक है, तो C के इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। अब V का मान यहाँ देखिए, ऊपर आपने क्या निकाला, ये पूरा निकाला है, तो इस पूरे को इसके नीचे रखिए यहाँ पे, ये तो Q ऊपर रहेगा, और यहाँ पे V है तो ये पूरा V उठा के यहाँ रखिए, तो यहाँ पे नीचे आएगा Q D अब बटे K एप्सिलॉन नॉट A। तो Q से Q कट जाएगा, इस वाले Q से ये वाला Q क्या होगा, कट जाएगा जब नीचे यहाँ पे Q आएगा, और एप्सिलॉन नॉट A K एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, तो वही देखिए K एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ गया, और ये जो D है वो यहाँ पे था, तो इसलिए D यहाँ पे नीचे रह गया। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट A बटे D किसके बराबर होता है, C के। तो ये देखिए, ये पूरा C आ जाएगा, और ये K रह गया, तो K और C बन जाएगा आपका। इससे क्या कंफर्म हुआ भाई, इससे ये चीज पता चलती है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाती है, मतलब जितना भी वैल्यू का परावैद्युतांक भरेंगे उतने गुना बढ़ जाएगी इसकी धारिता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए K है, KC हो गया, तो C के इक्वल टू कितना हो जाता है, KC। ये प्रूफ हो गया, आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसी का है, अभी तो खत्म नहीं हुआ। ये बोला था धारिता का व्यंजक निकालिए, और साथ साथ ये बोला है कि गुटके पर प्रेरित आवेश, देखिए बोला है कि यदि संधारित्र पर 100 माइक्रोकुलाम तक आवेशित किया जाता है तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके
का परावैद्युतांक 2 हो तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युतांक गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश निकालना है। पहले आवेश कितना है उस पर, संधारित्र पे 100 कूलम, उसके बीच का परावैद्युतांक कितना है 2 है, तो उसके अंदर कोई गुटका रखा गया है, उस पर प्रेरित आवेश पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, आसान सा है बिल्कुल। देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। संधारित्र में दे रखा था कि संधारित्र पर आवेश Q बराबर कितना है 100 माइक्रोकूलम, गुटके का परावैद्युतांक K बराबर दिया है 2 और गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश Q हमें निकालना है। ठीक, तो हमने मान लिया कि उत्पन्न प्रेरित आवेश कितना है Q। तो एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू Q K माइनस 1/K। ठीक है, इसी से निकल जाता है इंड्यूस्ड कैपेसिटेंस जो होता है। ठीक है, अब देखिए Q बराबर, इस Q का मान यहाँ पे देखिए 100 है तो 100 माइक्रोकूलम, और K का मान कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, और -1 तो -1, और बटे में K कितना है, बटे में 2 है तो 2 रख दिए। तो Q बराबर हो गया, इस 2 से इस 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और इस 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1, तो 50 माइक्रोकूलम गुणे 1, तो 50 एकम कितना आएगा 50। तो ये टोटल आवेश जो है उस पर कितना आ जाएगा, गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश का मान आ जाएगा 50 माइक्रोकूलम। ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको। अगला क्वेश्चन दिया है स्थिर वैद्युत के गॉस का नियम लिखिए। सबसे पहले क्या लिखना है हमको, स्थिर वैद्युत के गॉस का नियम लिखना है, उसके बाद इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है। ठीक, तो पहले देखते हैं गॉस का नियम क्या है। ये देखिए गॉस का नियम आप लोगों के सामने रख दिया मैं, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक, मैं वापस पढ़ता हूं गॉस का प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन0 गुना होता है। ठीक, तो फाई ई जो होता है वो किसके बराबर होगा, Q/एप्सिलॉन0। यही गॉस का प्रमेय है। ये तो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ये पहले तो लिख लेंगे हम लोग गॉस का प्रमेय, और इसको सिद्ध नहीं करने को दिया है तो प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ मैंने लिख रखा है कि कैसे इतना आता है। इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने बोला है कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम को निकालिए, तो अभी कूलाम के नियम को निकालना है, उत्पत्ति नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे इसमें। ठीक, अब देखिए जब कूलाम के नियम से गॉस के नियम से कूलाम का नियम निकालेंगे तो ये एक चित्र बनाएंगे हम वहां पर। ये चित्र इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा और साथ साथ डेरिवेशन जो हम अगला करेंगे उसमें भी। तो इसमें देखिए ये Q है, ये एक क्षेत्र है DA, हमने यहाँ पे यस लिख रखा है लेकिन DA ले लीजिए। D का मतलब होता है स्मॉल, A का मतलब एरिया। ये एक गोला है, गोला जैसे गेंद होता है, वृत्त नहीं है ये। वृत्त और गोले में अंतर होता है, आपको पता है। वृत्त 2D होता है और गोला 3D होता है। तो ये गोला लिया गया है, तो गोले का छोटा छोटा हिस्सा ये ऊपर वाला है, इसी से टच करके ये पूरा बना है सरफेस। जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल आप देखे होंगे कि इतने छोटे छोटे उस पे मतलब चक्टी टाइप कह सकते हैं एक तरीके से, उनको जोड़ के बनाया जाता है वो। ठीक है, एक एक करके जोड़ लेते हैं उसको। तो ये छोटे छोटे उस पे पैकेट्स की तरह जुड़ते हैं, एक ब्लैक एक व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट, ऐसे जुड़ के तो पूरा सिल देते हैं। तो सिलने के बाद आपका वॉलीबॉल या फुटबॉल बन जाता है। तो ये भी वैसा ही है, ठीक है, गोले जैसा। और इसका सबसे छोटा वाला एरिया हमने ले रखा है DA, और इसका इससे होकर जो आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो बिल्कुल DA के सीध में जा रहा है। ठीक है, इस पर 90 बनाते हुए। और इस गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, R। तो चलिए कूलाम के नियम का स्पष्टीकरण देखते हैं इसी आधार पर। देखिए हमने हेडिंग कर लिया कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। तो सबसे पहले बोला है कि गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स, वही जो गोला मैं आपको बनाने के लिए बोला हूं उसी के संदर्भ में बोला है। तो देखिए फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ E.DA। ठीक,
फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना। अ क्लोज्ड सरफेस मतलब बंद पास, तो बंद पास का या बंद गोल, हमारे पास क्या है, हमने तो एक गोला ले रखा है, तो गोले का, पूरे गोले का है ना, संपूर्ण गोले के लिए हमने लिख दिया क्लोज्ड। तो वही इंटीग्रेशन किया है किसका भाई, ई डॉट डी ए का। तो आप एक चीज जानते हैं, वेक्टर में अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो जब वो डॉट खुलता है तो कॉस में आ जाता है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई, ये ई और ये डी ए, और डॉट हटेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो थीटा का मान इसमें 0 है, क्यों 0 क्यों है थीटा का मान, ये देखिए, ये यहाँ पे है ई और ए दोनों एक ही पे है, तो जब दो लाइन एक पर ही है तो उसके बीच का बना हुआ कोण कितने अंश का होगा, 0 का, इसीलिए ये हो जाएगा 0। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद कॉस, यहाँ थीटा का वैल्यू हमने 0 रख लिया, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई और फिर डी ए, और कॉस थीटा की जगह कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ई निकल जाएगा बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए ई आ जाएगा बाहर। हम लोग समाकलन करेंगे किसका, केवल डीए का, तो डीए बच गया, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 का डीए में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल डीए ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा फाई इक्वल टू ई। और देखिए इंटीग्रेट अगर करेंगे तो कोई भी गोला हो तो गोले का पूरा सतह मिलेगा, तो गोले का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मान हमने रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, फाई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन गया समीकरण 1। आगे देखिए, गॉस के प्रमेय से हम सब लोग जानते हैं कि फाई किसके इक्वल होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए दो समीकरण बन गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों में फाई फाई के बराबर है, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि फाई का मान कितना है, ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फाई की जगह इसका जो वैल्यू है ये उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो ये वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो वही लिखा है समीकरण 1 और 2 से, ये वैल्यू यहाँ पे जब ये मान उठा के रखेंगे, क्योंकि फाई के बराबर ये है, तो यहाँ पे ये रखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ लिखा, और बराबर में आपका हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब 4 पाई आर स्क्वायर को आप भेज दीजिए अगले तरफ। देखिए यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर था, इसको इधर भेजेंगे आप तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू ये 4 पाई इसमें इधर गया तो 1/4 पाई, एप्सिलॉन को इधर ले लीजिए 4 पाई के साथ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर इधर आएगा तो कितना आएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा है कि ई बराबर होता है एफ बटा क्यू। ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू। अब देखिए ई के बटे 1 करके तिर्यक गुणा करिए, तो एफ का 1 में गुणा होगा तो एफ आएगा, और ई का क्यू नॉट में गुणा होगा तो कितना आएगा, ई क्यू नॉट। तो एफ बराबर आ गया ई क्यू नॉट। अब ई का मान आपने यहाँ पे जो निकाला है, इसी मान को ई का यहाँ रख दीजिए, तो ये तो एफ ही रह गया, बराबर ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में इंटू कौन आ जाएगा, क्यू नॉट। तो ये बन गया कूलाम का नियम, यही हो गया एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, उसी फॉर्मेट में आ गया। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर, कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आसान सा है, देखते हैं इसको, समझते हैं। देखिए सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए, इसमें क्या लिखा है कि यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली मध्यमा, यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली व अंगूठा, ये आपकी तर्जनी होती है, ये मध्यमा होती है, ये तर्जनी होती है, ये मध्यमा होती है, ये अंगूठा होता है। ठीक है, इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस तरीके से खोलना है। ये पूरा फ्रेम में आ नहीं पा रहा है मेरा फिंगर, तो मतलब 90-90 बनाना है। मैं इस हाथ से बनाऊं शायद बने, देखिए ऐसा कुछ। ठीक है, और ऐसा बनाना है आपको, ये रूल तो पढ़े होंगे आप लोग, 10th में भी है। ठीक है, ये दाहिने हाथ से मैं बनाया था, गलत था, बाएं हाथ से ही आप लोग बनाएंगे। ठीक, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, और ये मध्यमा है। तो यही बोला है कि यदि हम
बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली व अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखते हुए इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B, मध्यमा वेग V की दिशा को व्यक्त करे तथा अंगूठा गतिशील धनावेश पर चुंबकीय बल की दिशा को प्रेरित करे। तो जो मध्यमा होगा वो किसको दिखाएगा? मध्यमा कह रहे हैं अंगूठा आपका गतिशील आवेश धनावेश पर चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा तर्जनी और जो गतिशील वेग होगा उस वेग की दिशा दिखाएगा मध्यमा। तो अंगूठा किसको दिखा रहा होगा? गतिशील धनावेश के चुंबकीय बल की दिशा को। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो आप यहां से एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ये लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। तो देखिए जो कण था इसमें डेटा सारा दे रखा है, हमें बल निकालना था। मैं एक बार दिखाई देता हूं आप लोगों को। देखो ये दे रखा है कि 1 × 10⁻⁻9 कूलाम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिखा है 4i कैप + 3j कैप टेस्ला में, वेग दे रखा है -75i + 100j मीटर पर सेकंड से प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कण पर लगने वाला परिमाण व दिशा निकालनी है, जो भी बल लग रहा है उसका। तो देखिए कण पर आवेश Q बराबर इतना दिया था, तो हमने यही लिखा है 1 × 10⁻⁹ कूलाम। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दिया था 4i + 3j टेस्ला और वेग V बराबर दिया है -75i + 100j मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो F हमको निकालना है। अब देखिए F बराबर होता है Q और ब्रैकेट में V × B। तो देखिए ये B की वैल्यू है और ये V की वैल्यू है और यहाँ पे हमको V × B लेना है। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल देते हैं इन दोनों का, जो आएगा उसी में रख लेंगे। चार्ज तो हमको यहाँ दिया, ये 10⁻9 यहाँ रख देंगे और V × B निकाल के यहीं में रख के सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को आगे कि क्या क्या लिख रखा है इसमें। देखिए अब दिखिएगा शायद, हाँ देखिए यही था अपने पास F = Q और V × B ये दे रखा था। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको V × B निकाल लेना है। तो V × B में देखिए I J K को इस तरीके से लिख दीजिए, I कैप J कैप K कैप, ये तीनों लिख गया। और देखिए पहले हमने क्या लिखा है V, तो पहले V वाले पे आ जाइए। I के सामने कितना दिया है -75, तो I के सामने वाला -75। और देखिए उसके बाद क्या दिया है J के सामने कितना दिया है 100, तो J के नीचे 100 लिखेंगे। और K तो इसमें है ही नहीं, इसीलिए K का मान यहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक है, तो V वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब B के लिए चलते हैं। B में देखिए I का मान कितना दे रखा है 4, तो I के नीचे हमने 4 लिख लिया। और J का मान कितना दे रखा है, J के सामने 3, तो J का वैल्यू हमने यहाँ पर 3 रख लिया। और K के नीचे कितना रख लें 0, क्यों? क्योंकि K यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो K के नीचे 0 रखिए। अब देखिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जब भी इसका गुणनफल किया जाता है ना, तो मैथ्स वाले बच्चों को तो ये पता रहता है, आप बिहू के तरीके से लगता है मैट्रिक्स के। तो देखिए सबसे पहले I यहाँ पर रख लीजिए, इस I को यहाँ रखिए और उसके बाद ये वाली लाइन छोड़ दीजिए। तो ये पूरी लाइन ढक लीजिए ये, और इसके बाद इसका इसमें गुणा करिए, ये छोड़ देना ये छोड़ देना। तो इसका इसमें गुणा करिए, 100 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, और फिर 3 का 0 में गुणा करके माइनस करके लिखते हैं। तो 100 का 0 में किए तो 0, -3 का 0 में किए तो 0। अब पहला धन लेते हैं, दूसरा माइनस लेते हैं, तो -j हो जाएगा। और इस वाली लाइन को फिर छोड़ देंगे, J वाली लाइन को छोड़ देंगे जो मैंने ढक दिया है। ठीक है, अब देखिए 0 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 और -75, मतलब इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा 0, फिर 4 का 0 के साथ करेंगे तो 0, तो 0 - 0 ये भी आ गया। अब लास्ट वाले पाते हैं कि, तो देखिए पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा फिर प्लस होगा, तो प्लस के लिए लिया हमने। और फिर ये वाली लाइन छूट गई, तो अब इसका इसमें गुणा करिए, -75 × 3 आपका आ जाएगा -225, और 4 × 100 आपका आ जाएगा 400। तो -225 -400। अब ये तो 0 है, 0 का इसमें गुणा होगा तो ये भी खत्म, ये भी 0 का गुणा होगा, ये भी खत्म, बचा क्या, केवल K बचा। और 225 और 400 ये जोड़ के कितना बनेंगे -625, तो ये हो गया -625 K। ठीक,
अब F इक्वल टू क्या होता है, Q ब्रैकेट में V क्रॉस V होता है। Q का मान कितना दिया था, 1 गुणे 10 के घात -9 कुलाम, गुणे V क्रॉस V आपने खुद ही हल कर लिया। यहाँ पे कितना है 625 माइनस का 625, तो ये आ गया -625 K कैप। ठीक है, अब देखिए 625 का 1 से गुणा करेंगे तो 625 ही आएगा, और 10 पे -9 और K नेगेटिव साइन K को दे दीजिए तो -K आ गया यहाँ पे। ठीक, आगे देखिए जब इसमें 2 अंक दशमलव इधर शिफ्ट करेंगे तो 6.25 हो जाएगा, 2 अंक इधर आएगा तो यहाँ पे +2 आएगा, तो -9 में से अगर 2 प्लस करेंगे यानी 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा -7, तो ये आपका बन जाएगा 6.25 गुणे 10 के घात -7 न्यूटन, और ये K इसका दिखा देगा दिशा। तो ये इसका परिमाण हो गया और ये इसका दिशा, ये दो ही निकालने को बोला था, ये दोनों यहाँ पे निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दे रखा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए, ठीक, फिर से मैं बोल रहा हूं, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए इसका भी डेरिवेशन कर रखा है, समझाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हेडिंग हो गई हमारे पास कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, ये हेडिंग था, जो पूछा था उन्होंने वही हेडिंग कर दीजिए। और हेडिंग करने के बाद देखिए हमने लिखा कि माना R त्रिज्या का एक वृत्ताकार चालक कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाती है, तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली छोटे छोटे अल्पांश dl से मिलकर बना है। ये दो चीज हमने मान लिया। पहले मान लिया कि माना एक R त्रिज्या का वृत्ताकार चालक कुंडली, ये जो चालक कुंडली है नीचे बना रखा भी दिखा रहे हैं, देखिए अब आपको दिख रहा होगा, ये चालक कुंडली जो है वृत्ताकार, ये कितने की है, R त्रिज्या की। यहाँ हम लिख दे रहे हैं स्मॉल r त्रिज्या की है, तो इसको भी स्मॉल r ही कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, कैपिटल R में यहाँ लिखा होता तो ये भी कैपिटल R लिखता है। तो वही बोला है कि माना स्मॉल r त्रिज्या के एक वृत्ताकार चालक कुंडली है। ठीक है, और इस कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I। तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, ये इसका मान कह दीजिए कि ये I एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ऐसे अब देखिए, माना वृत्ताकार धारावाही कुंडली छोटे छोटे अल्पांश dl से मिलकर बना है। जैसे ये एक छोटा सा अल्पांश ले लिया इसके परिधि के ऊपर, तो ये भी dl, ऐसे दूसरा लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक dl आएगा, फिर तीसरा लेंगे तो यहाँ से यहाँ, तो ढेर सारे छोटे छोटे लंबाइयों को जोड़ दें तो क्या पूरी परिधि नहीं बन जाएगी। तो अगर छोटे छोटे ढेर सारे dl को जोड़ दें हम, तो ये पूरी परिधि बन जाएगी वृत्त की। ठीक है, तो देखिए अब आगे फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं हम लोग, हम अपने जो डेरिवेशन करना है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लिखेंगे कि धारावाही कुंडली के अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये धारावाही कुंडली जो था इसका जो अल्पांश dl है, इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र db कितना बनेगा। तो ये कितना बनेगा, ये बायो सेवर्ट के नियम के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि dv बराबर होता है μ0/4 पाई और I dl साइन थीटा। ठीक है, I इसमें करंट है, dl ये है, और ये एंगल रहता है साइन थीटा, और बटे r²। r क्या है, केंद्र से और इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, r। अब देखिए हमेशा इसके और इसके बीच का अगर कोण देखेंगे dl से केंद्र पर, तो सीधे बनेगा, सीधे का मतलब 90 अंश बनेगा, है ना। तो इसलिए थीटा का मान कितना रखेंगे, 90 अंश। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह क्या रख दीजिए, साइन 90 रख दीजिए। तो देखिए वही हमने लिखा है db इक्वल टू μ0/4 पाई I dl r², और साइन थीटा की जगह साइन 90 रख दिया। तो ये हो गया db इक्वल टू μ0/4 पाई, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही मिलेगा हमको। तो ये बन गया I dl है, तो dl अपॉन में r²। ठीक है, ये वैल्यू सेम टू सेम आ गई। आगे देखते हैं। देखिए जब 90 रख देंगे यहाँ पे, तो 90 वैल्यू 1 है, साइन 90 का 1 है, तो 1 रख देंगे तो सेम टू सेम ये चीज यही यहाँ पे मिल जाएगी हमको dv की वैल्यू, क्योंकि 90 है, 1 रख देंगे तो 1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, तो वही हमने रख दिया dv। अब संपूर्ण कुंडली के कारण विद्युत क्षेत्र,
संपूर्ण कुंडली में तो ढेर सारे अल्पांश लंबाई डीएल होंगे ना। इसमें जैसे एक ठो ऊपर है, एक मिनट, यहाँ पे जैसे एक डीएल ऊपर है, ऐसे एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, बहुत सारे डीएल होंगे। तो सभी अल्पांश लंबाइयों के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो था डीबी, ये इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये एक की वजह से बन रहा है, तो ढेर सारे की वजह से कितना डीबी बनेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे बी तक तो पता चल जाएगा। तो वही हम लिखे हैं कि संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। ठीक, तो बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीबी है, और डीबी का मान आप यहाँ रखे हैं, कितना होता है, म्यू अपन 4 पाई आई डी एल अपन आर स्क्वायर। तो आपने डीबी की वैल्यू रख दी म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल अपन आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें देखिए म्यू नॉट अपन 4 पाई बाहर निकल गया, और आपका आई आर स्क्वायर भी बाहर निकल गया, केवल बचा अंदर क्या, डीएल बच गया। ठीक, तो यहाँ पर डीएल बचा हुआ है। आगे देखिए डीएल था क्या, डीएल इसके ऊपर छोटा सा एक वायर है ना, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये छोटा सा हिस्सा है डीएल। अगर इन सभी डीएल को जोड़ें तो क्या ये वृत्त की परिधि नहीं बन जाएगा, पूरा वृत्त का परिधि बन जाएगा। अब वृत्त का परिधि बराबर कितना होता है, 2 पाई आर। तो डीएल को अगर पूरा इंटीग्रेट कर दोगे, यानी सभी डीएल छोटे छोटे डीएल को जोड़ दोगे, तो पूरे तरीके से क्या मिलेगा, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, 2 पाई आर। तो वहीं से देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास कि बी और डॉट डीएल था, और यहां से हम लोग यहां तक पहुंच गए थे, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जब करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि है ना। अब देखिए डीएल छोटा सा वायर था, सबको जोड़ दिए डीएल डीएल, तो पूरा क्या बना, जो ऊपर अभी चित्र दिखाया हूं आपको, वो पूरा वृत्त बन जाएगा, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, तो पाई से पाई कट गया, और 2 से 4 कटा 2 बार, और आर से आर स्क्वायर कट गया, तो एक आर बचा। तो ऊपर क्या बचा, म्यू नॉट आई, तो बी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई अपन यहाँ पे बचा 2, और ये आर, म्यू नॉट आई 2 आर टेस्ला। ठीक, इतना बच रखा है 7वें का दूसरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें है ना, बोर नहीं होना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, दिए गए परिपथ में धारा निकालिए, प्रतिरोध पर विभवांतर निकालिए, एलसी पर विभव के बीच कालांतर निकालिए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पूरा यहाँ पर सॉल्व किया गया है, आप लोगों को एक एक करके समझाते हैं। आसान सा सवाल है। देखिए इसमें एक प्रेरकत्व जुड़ा है 80 वोल्ट इसमें दे रखा है, दूसरा कैपेसिटेंस जुड़ा है, इसका भी 80 वोल्ट दे रखा है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, इसका 200 ओम दे रखा है, और यहाँ पे V इक्वल टू V 400 साइन 10 पाई टी दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले आपको धारा निकालनी है। धारा निकालने के लिए आप क्या कीजिए ना, पहले V तो निकालिए, क्योंकि V इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ R तो दिया है, अगर आपको V मिल जाए तो वहां से आप आराम से आई निकाल सकते हैं ओम के नियम से। तो वही सबसे पहले इस समीकरण को हमने लिख लिया, हमारा पहला क्वेश्चन धारा निकालने का काम शुरू हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा V इक्वल टू 400 साइन 10 पाई टी है ना, इसको V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना कर दिया। तो वही लिखे हैं कि इससे तुलना करने पर, तो देखिए V नॉट का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, V नॉट बराबर 400, तो V नॉट इक्वल टू 400, और ओमेगा टी का मान कितना आ जाएगा, 10 पाई टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 10 पाई आ जाएगा। ठीक, अब देखिए वोल्टता V बराबर होता है अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पे V का मान देखिए, आप यहाँ पे कितना निकाले हैं, अभी V का मान आप निकाले हैं V नॉट का 400 है ना, तो यहाँ पे रख देंगे 400। अब देखिए वी आर स्क्वायर है, और ये वी एल माइनस वी सी है, वी एल का मान कितना है भाई 80 है, अब वी सी का मान भी कितना है 80 है, ऊपर देखिए तो 80 माइनस 80 यहाँ रखेगा, तो 80 से 80 गया 0 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचा क्या, केवल आपके पास वी आर स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ, पेज दिख नहीं रहा, हाँ देखिए शायद दिखा होगा थोड़ा सा, 400 अंडर रूट वी आर स्क्वायर, और ये पूरा 0 हो गया, तो 0 को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 400 था तो 400 रह गया, और रूट में ये क्या है वी आर स्क्वायर, तो किसी भी चीज का वर्ग करनी में हो तो वो बाहर आ जाता है,
तो चूंकि वी आर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, तो वी आर बराबर कितने होगा 400। तो जो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस वी आर आएगा इसका मान देखिए आ गया यहाँ पे 400। ठीक, यहाँ देखिए वी आर इक्वल टू 400 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या है, आई निकालना है। तो देखिए ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर होता है, तो I बराबर कितना होगा, V को इधर भेजिए या R को इधर भेजिए तो कितना आएगा V बटे R, है ना। तो I बराबर किसका आएगा V बटे R। V का मान आप देखिए यहाँ से कितना निकालें 400 वोल्ट, तो ये 400 रख दीजिए। और प्रतिरोध जो है चित्र में देखेंगे आप तो 200 ओम देखिए यहाँ पर, सॉरी मैं मोड़ के दिखाता हूँ, नहीं दिख रहा है फिर भी, यहाँ देखिए 200 ओम है। ठीक है, तो 200 ओम वापस इसमें रख दीजिए, तो वही आपका यहाँ देखिए 400/200, सॉरी मोड़ना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। देखिए 400/200 तो कितना आ जाएगा 20 एम्पियर, 20 कह रहा हूँ 2 एम्पियर। अब 0 0 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो 2 एम्पियर विद्युत धारा बन जाएगी। ठीक, अगला क्या है देखिए, अगला बोला है कि प्रतिरोध पर विभव। विभव तो आप ऊपर ही निकाल दिए हैं, देखिए पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। विभव भी बराबर कितना होगा 400 वोल्ट, तो वही प्रतिरोध पर विभव VR निकालना था, तो VR का मान हम निकालेंगे, तो वही रख देंगे VR बराबर 400 वोल्ट। और तीसरा क्या बोला है भाई, तीसरा बोला है L तथा C पर विभव के बीच कालांतर। कालांतर के लिए एक फॉर्मूला होता है tan phi, और tan phi इक्वल टू होता है VL माइनस VC/VR। तो ये देखिए tan phi इक्वल टू VL का मान भी 80 दे रखा था, VC का मान भी 80, और VR अभी अभी आपने हल करके निकाला था 400, तो इसके नीचे डाल दो 400, तो 80 माइनस 80 आ जाएगा 0, और बटे 400, तो किसी भी चीज से अगर 0 में भाग करो तो 0 ही बन जाता है, तो tan phi की वैल्यू आ जाएगी 0। और tan 0 कब आता है, tan 0 अंश का मान 0 होता है, तो हमने tan phi इक्वल टू रख दी tan 0, और tan से tan हटा देंगे तो phi का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो वही देखिए phi इक्वल टू 0। तो तीन चीज आपको निकालनी थी, पहला निकालना था धारा, तो धारा देखिए यहाँ पे निकाला है आपने 2 एम्पियर, 200 से 400 में भाग दे के 2 एम्पियर। और फिर प्रतिरोध का विभवांतर, तो विभवांतर निकल गया 400 वोल्ट, और फिर लिखा है कालांतर, तो कालांतर निकल गया 0, phi का मान कितना आ गया 0। आगे बढ़ता है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अब तो ये सेट समाप्त होने वाला है, एक ही क्वेश्चन इसमें बचा है। एक बोला है व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रकाश व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए, यंग द्विस्लिट में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो ये पहले बहुत पूछता था, हाँ, लेकिन अब स्टार मार्क्स कर दिया, मतलब ये करना नहीं हम लोगों को, ये छोड़ देना है, यंग द्विस्लिट वाला नहीं आएगा इस बार। ये करेंगे कि प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें, ये एक आध नंबर में पूछ लेता है, तो जो शर्तें हैं जो सिलेबस में है वो लिखा है मैंने 3, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर देखिए 9वां क्वेश्चन में ये है, तो इसको पूरा पूरा छोड़ देंगे, स्टार मार्क्स किया, उसके बाद 10वां क्वेश्चन करेंगे, फिर ये सेट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले पेज पलटते हैं, लिखा गया है सब कुछ आप लोगों के लिए। देखिए प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें बोल रखा था, ठीक है, 8वें वाले में अथवा करके। तो देखिए 3 शर्तें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि दोनों प्रकाश स्रोत को अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए, ठीक, मतलब पास पास होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत को अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। दूसरा इसमें शर्त क्या है कि दोनों प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, ठीक है। जो दो प्रकाश स्रोत जिनका व्यतिकरण कराना है, अगर प्रकाश की व्यतिकरण की घटना आपको देखनी है तो कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन होगा कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, दूसरा होगा कि दोनों प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी कम होनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सकें, ठीक है। और तीसरा क्या है कि दोनों तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर तरंग ज्यादा आयाम उसकी वैरी करेगी तो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे, ठीक। इसलिए इसमें बोला गया है कि इनका अध्यारोपण होने के लिए आयाम का बराबर होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों के सेट में। देखिए दूसरे वाले में ये हो गया, एक सेकंड, ये भी हो गया। देखिए अपने पास प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें यहाँ नीचे लिख रखा था, ये हो गया कंप्लीट। ये यंग द्विस्लिट करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
9वां तो करना नहीं है आप लोगों को, 9वें का ये नहीं करना है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विवर्धक के रूप में। ये करना है हमको कि क्या लिखा है, प्रकाशिक पथ क्या होता है। ठीक, प्रकाशिक पथ क्या होता है ये लिखना है। और एक बोला है कि एक कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम की एक वर्णी प्रकाश किरण आपतित होती है। गुटके का अपवर्तनांक 1.5 है। गुटके से परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों की चाल तथा तरंग दैर्घ्य, यानी 3 चीज लिखना है। देखिए, सबसे पहले प्रकाशिक पथ क्या है ये लिखना है, फिर परावर्तित अपवर्तित किरणों की चाल निकालनी है और उन्हीं का तरंग दैर्घ्य। तो 3 चीजें निकालनी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया कि प्रकाशिक पथ क्या होता है, जो इसने पूछ रखा था। ठीक है, पूछ रखा था इन्होंने प्रकाशिक पथ क्या होता है। तो देखिए, हमने लिखा कि किसी समय निर्वात में प्रकाश किरण द्वारा चली गई दूरी प्रकाशिक पथ कहलाती है या कहलाता है। बात समझ गए? किसी समय निर्वात में प्रकाश किरण द्वारा चली गई दूरी प्रकाशिक पथ कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है N और D, जहां N क्या होता है भाई, N होता है माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। तो 2 चीज हमको निकालना था, अभी आपने देखा, ये एक तरंग दैर्घ्य निकालना है और दूसरा किरण की चाल निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं तरंग दैर्घ्य के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे लेमडा का मान उन्होंने 6000 दे रखा था, तो लेमडा इक्वल टू हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम। और जब एंगस्ट्रॉम हटता है तो इसकी जगह 10 के घाते -10 मीटर आता है, तो 6000 गुणे 10 के घात -10 मीटर। अब देखिए, इसमें 3 जीरो है ना, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के घात 3 लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के घात 3। और 10 के घात ये -10 है, इसमें +3 करेंगे तो 10 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, -7। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 के घात -7 मीटर। बात समझ आई? ये 3 जीरो था, 3 जीरो हटने की वजह से यहाँ से 3 कम हो गया, तो ये -7 हो जाएगा। तो 6 गुणे 10 के घात -7 मीटर। अपवर्तनांक n बराबर दिया था 1.5 और उसके बाद हमें तरंग दैर्घ्य पूछा था। तो देखिए, तरंग दैर्घ्य लेमडा डैश बराबर होगा लेमडा बटे n। और लेमडा का मान कितना है, देखिए 6 गुणे 10 के घात -7, तो हमने वही रख दिया 6 गुणे 10 के घात -7 लेमडा की वैल्यू। और n का वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 रख दिए। दशमलव हटा दीजिए तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ये बच जाएगा 60 बटे 15 गुणे 10 के घात -7। अब 15 से भाग करिए 60 में, 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 4 और गुणे 10 में -7। अब देखिए, यहाँ पे 3 जीरो बढ़ाइए तो ये -7 है, 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो वही 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 4000 गुणे 10 -10 आ जाएगा। और 10 में -10 को हम लोग क्या लिख लेते हैं, एंगस्ट्रॉम लिख लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, दूसरा तरंग दैर्घ्य आ गया। और उसके बाद है परावर्तित एवं अपवर्तित किरण की चाल, ये निकालनी है। देखिए, तो परावर्तित एवं अपवर्तित किरण की चाल के लिए C बराबर होगा अपने पास, V बराबर होगा C बटे n। C प्रकाश की चाल है, तो 3 गुणे 10 के घात 8 बटे 1.5 आ जाएगा। जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 30 बटे 15, तो 15 से 30 काटिए, 15 दूना 30, तो 2 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक, 1 सेकंड आपको भी दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो देखिए V इक्वल टू C अपन n हो गया, और उसके बाद ये 3 गुणे 10 पे 8 बटे 1.5 हो गया। अब दशमलव यहाँ का हटा तो ऊपर एक 0 बढ़ गया, तो ये 30 बटे 15 गुणे 10 के घात 8 हो गया। अब 15 से भाग करिए 30 में तो 2 बार, तो V बराबर कितना हो गया 2 गुणे और ये 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये सेट यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग तीसरा सेट कल ही अपलोड कर दूंगा आपके लिए। कल का मतलब जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन शाम तक दूसरी वीडियो भी सेट 3 की आ जाएगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, ठीक है। और इस सेट को जो भी सलूशन आपके पास पहुंच रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें, क्योंकि इसको देखना तो अति आवश्यक है ना। और आप लोग टेंशन मुक्त रहिए। 4 मार्च को आप लोगों का पेपर है, तो 4 मार्च से पहले मैं 2022 के और साथ साथ ये 2023 के सारे सेट करा दूंगा। अभी थोड़ा सा पेपर था यूपी पुलिस वाले बच्चों का, तो उन्हीं की तैयारी कराने के चक्कर में मैं ज़्यादा वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है।
तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि चैनल पर बने रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।